नमस्कार। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश में क्या जातिवाद के दंगे कराने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है, ये पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज ये तस्वीरें, एक बार ये चंद्रशेखर जी को हटा दीजिए यहां से, इनका चेहरा, ये जो जैकेट लगा इनको हटा दीजिए ताकि तस्वीरें लोग देख पाए। सब देश के युवाओं के साथ ये संवाद देखिए, क्या इनकी क्या गलती है। नेता के कहने पर बेचारे निकल पड़ते हैं, अलग हने से हाथ जोड़ रहे हैं, कान पकड़ रहे हैं। देखिए आप, ये सारे दंगा कर रहे थे। अब यूपी में दंगा, सोच रहे हैं आप, यूपी में दंगा करने की कोशिश हो रही, सारे एक एक करके पुलिस वैन में कान पर हाथ पकड़ा हुआ है। साहब, देश के युवाओं को उन नेताओं से सावधान करने वाली खबर है जिनकी गंदी पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसकर युवा अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, नेता पहचानने से मना कर देते हैं। साहब, जो सो कथित रावण हैं, जो अपने आप जिनका नाम रावण कहते थे अब नहीं लगाते हैं, उन्होंने अपनी सेना को पहचानने से इंकार कर दिया। वो पहचान भी नहीं रहे इनको कि ये मेरे लोग हैं। कान पर हाथ पकड़कर नेता के बहकावे में उतर गए दंगा करने। यूपी के अंदर दंगाई उपद्रवी होने का उन पर टैग लग जाता है, ये देखिए आप। लेकिन जिन नेताओं के चक्कर में युवा अपराधी बन जाते हैं, वही नेता उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। यूपी के प्रयागराज में हुई हिंसा से समझ सकते हैं, ये सारे जितने हैं ना, ये चंद्रशेखर के चक्कर में पुलिस पर चढ़ गए, पुलिस पर हमला बोल दिया, गाड़ी पलट दी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सब कुछ हुआ, दंगा करने की कोशिश हुई। सारे कान पकड़ के पुलिस वैन में बैठ रहे हैं। नेता एसी कमरे में बैठा है, नेता से बाइट लो, बोलता है मैं पहचानता नहीं कौन है ये सब, हम आपके हैं कौन, तेरा मेरा रिश्ता क्या पूछ रहे हैं, वो पहचानता नहीं है नेता। चंद्रशेखर ने दंगाइयों को किसी भी तरह की कानूनी मदद का ऐलान तो दूर, पल्ला झाड़ लिया, पहचानने तक से इंकार कर दिया। बात सबसे पहले आज इसी खबर की। मैं चाहता हूं इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। पर मैं चाहता हूं इसकी सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पर, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे। पिछले कुछ दिनों से ना आगरा से इटावा तक, कन्नौज से लेकर प्रयागराज, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या हुआ पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर। मतलब आगरा से लेकर इटावा तक, कन्नौज से लेकर प्रयागराज तक जिस तरह से जातीय विद्वेष फैलाकर उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में क्या धकेलने की कोशिश हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं साहब कि क्या योगी सही थे जब उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य में कुछ अराजक तत्वों द्वारा जातिवाद की आग लगाने का अंदेशा जाहिर किया था। यही सब हो रहा है। मतलब यूपी में जातिवाद के दंगों की आग में क्या यूपी को झोंकने की कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है क्या? खासकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरह से हिंसा हुई, ये आप तस्वीरें देखिए। एक इलाके को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश हुई, पुलिस पर हमला हो गया, लाठी डंडे पत्थरों के साथ बेकाबू भीड़ नेताजी के कहने पर सड़कों पर उतर आई, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा गया, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, दंगा, फसाद, पत्थरबाजी, सब कुछ हुआ। ये देखिए आप, हाथ में वो झंडा। उसने इस सवाल को और जरूरी बना दिया, क्या ये सब कुछ कोई टूलकिट एक्टिव हो गई है इटावा में, कन्नौज में, आगरा में, प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में जातिवादी बंटवारे के लिए कोई नई टूलकिट एक्टिव हो चुकी है क्या? 5 दिन में साहब, 5 दिन में यूपी में हिंसा की 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें हिंसा का एंगल, मैं कहूंगा वो क्राइम का एंगल था, अपराध का मामला, जिसको जातिवाद से जोड़ा गया। 3 दिन पहले मैं एक एक करके बताता हूं आपको। 28 जून को उत्तर प्रदेश के इटावा में ब्राह्मणों के एक गांव पर हमले की कोशिश हुई थी। ये 26 तारीख की पहली तस्वीर आप इस तरफ देख रहे हैं, याद है? वहां पर आरोप अही रेजिमेंट पर है। आरोप है कि इटावा में हुए चोटी कांड के विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे। हिंसा के पीछे वो लोग थे जो अपराध को ब्राह्मण वर्सेस यादव में बदलकर जातीय संघर्ष को बढ़ावा देना चाहते थे। ये हुआ 26। और आप आज उसको लेकर बयान आ रहे हैं। कल प्रयागराज में एक दलित की हत्या और एक दलित बच्ची से बलात्कार की घटना से जुड़ी राजनीति में जबरदस्त हिंसा हुई, जबरदस्त बवाल हुआ। नेताजी ने अपने लोगों को पहचानने से मना कर दिया। मैं बार बार बोलूंगा, देश का युवा ना आए इन नेताओं के चक्कर में, भड़काएंगे, उकसाएंगे, इसी कमरे में बैठेंगे, पहचानने से इंकार कर देंगे, आपका भविष्य खराब हो गया खराब। इससे पहले यूपी में भी साहब कई जगहों पर करणी सेना बवाल मचा चुकी है। करणी सेना भी
आगरा में तो करणी सेना ने राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ खुलेआम तलवारें लहराई थी। इसलिए सवाल है, यूपी क्यों का सुनियोजित तरीके से जातिवाद के दंगों में झोंकने की कोशिश हो रही है? और क्या ऐसा उन लोगों के इशारे पर हो रहा है जो देश में जाति की राजनीति करते हैं और कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं, सनातन को जातियों में तोड़कर रखना चाहते हैं? सब पहले अपना प्रयागराज की बात करेंगे। क्या हुआ मैं आपको तफसील से समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई हिंसा को लेकर यह सवाल इसलिए क्योंकि कल ही, ध्यान से सुनिएगा, भीम आर्मी के सांसद चंद्रशेखर आजाद प्रयागराज आने वाले थे। चंद्रशेखर देवी शंकर नाम के एक दलित के परिवार से मिलना चाहते थे। देवी शंकर, जिनकी 12 अप्रैल को दुखद हत्या कर दी गई, एक दलित देवी शंकर, उनके परिवार से मिलना चाहते थे चंद्रशेखर। कल चंद्रशेखर को प्रशासन ने परिवार से मिलने से रोक दिया। ये माहौल खराब हो सकता है, ये जातिगत संघर्ष, ये सब माहौल खराब हो सकता है। प्रशासन ने कॉल ली, लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन देखेगा। सर्किट हाउस में नजरबंद कर दिया किसको? चंद्रशेखर को। इसके बाद तो साफ बवाल हो गया। हजारों की तादाद में दंगाइयों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। मैं दंगाई कहूंगा साहब, अगर पुलिस पर हमला बोलेंगे, पुलिस की गाड़ी को पलटेंगे, पुलिस को दौड़ाएंगे, लाठी डंडे पत्थर मारेंगे, तो मेरी नजर में दंगाई है साहब, बिना हिचकिचाहट के दंगाई हैं ये सारे दंगाई हैं। ये सबके चेहरों की पहचान हो रही है और सब देख रहा था, कान पकड़ के सारे बैठ रहे थे गाड़ी, पुलिस गाड़ी के अंदर। नेताजी ने पहचानने से मना कर दिया। ये देखिए, सारे कान पकड़कर अब सब गाड़ी के अंदर बैठ रहे हैं, सब पकड़े गए, कैमरों में आ गए ना सारे। ये नेताजी खुद कभी लाठी डंडा पत्थर नहीं उठाएंगे। पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, हिंसा की, आगजनी की, तोड़फोड़ की, दंगा किया, सब कुछ किया, पकड़ ही लिया पुलिस ने। अब पूरा मामला भी सुनिए। ये देवी शंकर, जिनकी दुखद हत्या हुई, जिनके परिवार से मिलना चाहते थे, देवी शंकर जी के परिवार का आरोप था कि उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सवर्णों का गेहूं ढोने से इंकार कर दिया था। यह देवी शंकर के परिवार का पक्ष, इसलिए हत्या हुई क्योंकि उन्होंने सवर्णों का गेहूं ढोने से इंकार कर दिया। लेकिन पुलिस की जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि साहब, एक लड़की को लेकर देवी शंकर का आरोपियों के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई। एक लड़की के चक्कर, एक लड़की को लेकर देवी शंकर का, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पुलिस की चोरी है, देवी शंकर का एक लड़की को लेकर आरोपियों के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, उस दौरान उनकी दुखद मौत हो गई। इस घटना के बाद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की है। पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, बुलडोजर एक्शन भी हुआ आरोपियों के खिलाफ। देवी शंकर की हत्या का जिन पर आरोप है, उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की है योगी सरकार ने। बावजूद इसके अपराध की इस घटना को जातिवाद का एंगल दिए जाने लगा तो प्रशासन ने गांव में नेताओं के एंट्री बैन कर दी। नहीं घुसना साहब, यह अपराध की घटना है, जातिवाद का तड़का लगाएंगे, जातीय विद्वेष फैलाएंगे, यह सब नहीं होगा। देवी शंकर के परिवार के अलावा और सुनिए, चंद्रशेखर एक दलित बच्ची के परिवार से भी मिलना चाहते थे जिसके साथ रेप का आरोप है। दलित बच्ची, बहुत ही संगीन मामला। इस मामले में आरोपी के पिता, अब सुनिए जो मैं बता रहा हूं, इस मामले में आरोपी के पिता, जिस पर रेप का आरोप है, उनके पिता राम बाबू तिवारी ने सुसाइड कर लिया, यह कहते हुए कि उनके बेटे को चुनावी रंजिश की वजह से फंसाया गया। इसी के बाद जांच में यह पता चला, दलित बच्ची के परिवार से मिलना चाहते थे चंद्रशेखर, दलित बच्ची से रेप का जिस पर आरोप, उसके पिता ने सुसाइड कर लिया, यह कहते हुए कि उनके बेटे को चुनावी रंजिश की वजह से फंसाया गया। जांच में पता चला साहब कि दलित बच्ची का आरोप झूठा था, पूरा मामला चुनावी रंजिश से जुड़ा हुआ था, यह पुलिस का ऐसा दावा है। इसके बाद पुलिस ने दलित बच्ची के परिवार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया था। यानी कि दो मामले मैंने आपको बताए, देवी शंकर, दलित बच्ची, दोनों ही मामलों को, अपराध की घटना को जातीय रंग देकर माहौल खराब करने की कोशिश हुई। इस घटना पर भी जबरदस्त पॉलिटिक्स हुई। शायद चंद्रशेखर इस राजनीति में पीछे छूट रहे थे, इसलिए उन्होंने पहले प्रयागराज, ये देखिए आप तस्वीरें, फिर कौशाम्बी जाने का फैसला किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से नहीं दिया, तो हजारों की संख्या में लोगों ने आगजनी, हिंसा, उत्पात, दंगा शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में, दिखाएंगे वो तस्वीरें, हजारों की संख्या में दंगाइयों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, पत्थरबाजी की, हिंसा की। हिंसा में भी आम लोग ही निशाना बने।
इसके बाद यूपी पुलिस ने प्रयागराज हिंसा को लेकर दंगाइयों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, अब सुनिए साहब, ये सारे जो है इनको पहचानने तक से इंकार कर दिया, जिसके लिए ये बेचारे सड़कों पर उतरे। इन पर लग गया गैंगस्टर एक्ट और लग गया एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया गया और अब तक प्रयागराज हिंसा को लेकर 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे चौंकाने वाला रिएक्शन साहब मैं कह रहा हूं खुद चंद्रशेखर का है, जिनके लिए ये सारे सड़कों पर उतरे। उन्होंने आरोपियों से दूरी बनाते हुए, पहले तो लग रहा है शायद कुछ कानूनी मदद देंगे, जिनके लिए सारे सड़कों पर उतरे। कानूनी मदद तो छोड़िए, दूरी बनाते हुए उपद्रवियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग कर दी। उनके लिए हिंसा करने वाले दंगाइयों को पहचानने तक से इंकार कर दिया। कह रहे कोई भी ऐसे कोई झंडा उठा लेगा वो हमारा हो जाएगा क्या? हिंसा करने वाले हमारे लोग नहीं है। यानी जिन लोगों पर जातिवाद की राजनीति के चक्कर में दंगाई होने का ठप्पा लग गया, एनएसए जैसा कठोर धारा लग गई, जिसके तहत 12 महीने तक आरोपियों को जमानत नहीं मिलती, गए सारे अंदर। किसके चक्कर में? नेताजी के चक्कर में। नेताजी ने पहचानने से मना कर दिया। कौन है ये लोग? हम आपके हैं कौन? नेताजी पूछ रहे हैं साहब। जातिवाद की इसी राजनीति के चक्कर में आरोपी अब कई साल तक कोर्ट के चक्कर काटेंगे, उनका परिवार परेशान होगा। लेकिन जिन चंद्रशेखर के प्रयागराज पहुंचने की वजह से यह दंगा हुआ, हिंसा हुई, उन चंद्रशेखर ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। इस घटना से युवाओं को सीखना चाहिए साहब, देश में जातिवाद की राजनीति में कैसे उन्हें ना, ये एक अंग्रेजी में शब्द होता है ना, यूज एंड थ्रो किया जाता है। युवाओं को समझना चाहिए जातिवाद की राजनीति को लेकर दंगे फसाद के बाद नेता तो अपने एसी कमरे में बैठे होंगे, बाइट देंगे, मीडिया से बात करेंगे। कौन है ये लोग? मैं पहचानता नहीं इनको। लेकिन उनकी जगह जेल के अंधेरे कमरों में होगी जो नेताजी के बहकावे में आकर अपना भविष्य खराब करेंगे। सुनाइए। मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी सीबीआई जाँच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पे, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जांच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठे। साहब इस चीज को समझिए, मतलब चंद्रशेखर की पॉलिटिक्स या राजनीति सिर्फ पिछले सवालों के घेरे में नहीं है, क्योंकि वो जांच पूरी होने से पहले, पूरा सच सामने आने से पहले रेप पर झूठ बोलने के आरोपी दलित परिवार के साथ तो खड़े दिखाई देना चाहते हैं, लेकिन सच सामने लाने के लिए आत्महत्या करने वाले परिवार के साथ नहीं दिखना चाहते। बल्कि चंद्रशेखर की राजनीति इसलिए भी गंभीर आरोपों के घेरे में है कि दलितों की बात करने वाले चंद्रशेखर तब दलितों का साथ देना शायद छोड़ देते हैं जब पीड़ित दलित हो और आरोपी किसी और धर्म से हो। मैं उदाहरण के साथ समझाऊंगा। ये गंभीर आरोप इसलिए क्योंकि कल प्रयागराज में जब चंद्रशेखर को रोके जाने पर हिंसा हुई, उसी वक्त प्रयागराज से खबर आई कि वहां की एक दलित बच्ची, चंद्रशेखर जी अगर ये क्लिप आप तक पहुंच रहा है, मैं आपसे भी संवाद कर रहा हूं, प्रयागराज से ही ये खबर आप तक शायद नहीं पहुंची होगी। प्रयागराज की वहां की एक दलित बच्ची जो नाबालिग भी है, उसे कुछ दिनों पहले अपहरण करके केरल ले जाया गया। जबरन धर्म परिवर्तन के बाद उसे आतंकी बनाने की कोशिश हुई, जिस मामले में दरकशा मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरकशा ये आपको नजर आ रही है, इस मामले में दरकशा और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। दलित बच्ची का अपहरण, धर्मांतरण और आतंकी बनाने का बहुत खतरनाक प्लान, ये केरल स्टोरी चल रही थी यूपी में, ये नहीं दिखेगी चंद्रशेखर जी को शायद। आरोपियों का नाम शायद मैंने बताया आपको, मोहम्मद कैफ, दरकशा, शायद वो मीम भीम राजनीति की वजह से दलित बच्ची के साथ खड़े होने से शायद बच रहे हैं चंद्रशेखर। उन्होंने अब तक नहीं कहा है कि उनकी गाड़ी प्रयागराज की उस दलित बच्ची के घर भी जाएगी, कहा क्या? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि अपहरण और जबरन धर्मांतरण के बाद आतंकी बनाई जा रही उस दलित बच्ची के परिवार से मुलाकात उनकी मीम भीम वाली राजनीति को शायद सूट नहीं करती। आरोपियों के नाम मैंने आपको बताया, इसलिए इस घटना पर दलित राजनीति करने वाले तमाम नेता और तमाम पार्टियां मुंह में दही जमाकर धृतराष्ट्र बनकर बैठे हुए हैं। जैसे कुछ हुआ ही नहीं है साहब, कुछ हुआ ही नहीं है। खुद को दलितों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले चंद्रशेखर पर सवाल तब भी उठे थे जब अयोध्या में एक दलित बच्ची से रेप के आरोप में
समाजवादी पार्टी के कई नेता और उनके नौकर को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तब भी चंद्रशेखर की गाड़ी अयोध्या की ओर नहीं मुड़ी थी। या मैं बड़े उदाहरण साहब बहुत सारे हैं। मेरठ में चंद्रशेखर, मेरठ में शहनवाज उसके पति की हत्या को लेकर उनके परिवार से तो मिले अच्छी बात है, मिली है, लेकिन मुरादाबाद में उस दलित बच्ची के परिवार से नहीं मिले जिसके साथ गैंगरेप के आरोप में सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ नाम के आरोपियों को पकड़ा गया था। बेटी बेटी में फर्क क्यों? पीड़ित बच्ची ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसे जबरन गोमांस खिलाया, तेजाब से उसके हाथ पर ओम मिटाया और मारपीट की। चंद्रशेखर ने यूपी के इटावा में एक दलित की बारात को उच्च जाति की गली में जाने से रोके जाने को, उस घटना को आतंकी कहा था ना। लेकिन कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारनपुर में जब एक दलित की घुड़चढ़ी की रस्म को एक विशेष समुदाय ने रोक दिया तो चंद्रशेखर ने उस घटना को आतंकी घटना नहीं बताया था। सब बड़े मामले ऐसे वो सेलेक्टिव होते हैं। इस मामले में मीम के लिए भीम को धोखा देने के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी के कई नेता आरोप लगा चुके हैं कि भीम के हितैषी होने का दावा करने वाले चंद्रशेखर, सुनिएगा, भीम के हितैषी मतलब दलितों का हितैषी होने का दावा करने वाले चंद्रशेखर असल में मीम हितैषी है, मतलब मुसलमानों के हितैषी है। इसलिए यूपी की ये केरल स्टोरी जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब तक उनके कानों तक शायद नहीं पहुंच पाई और आप तक भी नहीं पहुंच पाई होगी। ये खबर हैरान कर देगी, आपको परेशान भी करेगी और हैरान भी करेगी। यूपी में द केरल स्टोरी। केरला से हमारे लगे फोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है और छुड़ा लो। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से केरल ले जाया गया तथा इस संबंध में थाना फूलपुर पर सूचना देने पर अज्ञात नंबर से फोन करके गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी। सब बात आतंक के उस नए मॉड्यूल की जिसका शिकार होते होते एक दलित नाबालिग बच्ची बाल बाल बच गई। ये खबर सुनिएगा, हैरान हो जाएंगे। जिस तरह फिल्म द केरल स्टोरी में कुछ सच्ची घटनाओं के सहारे बताया गया था कि कैसे उनका ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया गया, उन्हें आतंकी बना दिया गया, उसी तरह यूपी में भी केरल स्टोरी जैसा एक सच सामने आया है। आप हैरान हो जाएंगे। ये नाबालिग बच्ची उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की है, प्रयागराज की। लेकिन नेताओं का गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, मैं आपको जब कहानी आप सुनेंगे तब आप समझ पाएंगे। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नाबालिग दलित बच्ची है जिसका पहले द केरल स्टोरी की तरह ब्रेन वॉश हुआ, अपहरण हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन हुआ, हिजाब पहनाया गया, फिर आगे मिशन जिहाद में आतंकी बनाने की साजिश की गई। जिहादी साजिश के जिस पैटर्न का दावा द केरल फाइल्स में किया गया, जो लोग कह रहे थे ना ये प्रोपोगंडा है मूवी, द केरल फाइल्स है ही नहीं, द केरल स्टोरी जैसा कुछ है ही नहीं, हूबहू साहब यूपी के प्रयागराज में एक दलित लड़की के साथ कुछ इसी तरह का मामला सामने आया। गनीमत सिर्फ ये रही, जिहाद के रास्ते पर धकेले जाने से पहले ही बच्ची पुलिस के पास पहुंच गई। प्रयागराज से केरल ले जाकर कट्टर आतंकी बनाने की साजिश फेल हो गई। सोचिए, प्रयागराज से केरल, बच्ची का धर्म परिवर्तन और उसके बाद आतंकी बनाने की साजिश पुलिस के सामने आ गई। केरल से वापस आई इस पीड़ित नाबालिग लड़की ने पुलिस को जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला। उसने बताया कि इस आतंकी मॉड्यूल में उसके जैसी और भी कई लड़कियों को दूसरे राज्यों से बहला फुसलाकर केरल लाया गया है, केरल कई और स्टेट से। इसलिए जब इस मामले की जांच में केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसी भी शामिल हो गई है, इस जिहादी साजिश का पर्दाफाश 2 दिन पहले 28 जून को हुआ, जब प्रयागराज के फूलपुर थाना इलाके की एक महिला थाने पहुंची और पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बच्ची का किडनैप उसको कर लिया गया, जिसे केरल में ले जाकर रखा गया है। महिला ने पुलिस को बताया साहब कि पिछले महीने 8 मई को उसकी 15 साल की नाबालिग बच्ची को उसके पड़ोस में रहने वाली 19 साल की दरकशा बानो ने बहलाया फुसलाया। पड़ोस में रहने वाली दरकशा बानो ने 15 साल की बच्ची को बहलाया फुसलाया, पैसे समेत तमाम दूसरे लालच दिए, उसे अपने साथ ले गई, केरल ले गई। उसकी बेटी केरल में है।
जहां उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। ये सुनकर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया। खुद एसीपी फूलपुर ने पीड़ित लड़की के घर जाकर पूछताछ की। मामले की जांच में प्रयागराज पुलिस को जिहादी गैंग का जो मोडस ऑपरेंडाई पता चला, उसे जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को पता चला कि दलित नाबालिग बच्ची को मोहम्मद कैफ नाम के एक आरोपी ने उसके घर से चोरी छिपे एक बाइक पर बिठाकर, ये है मोहम्मद कैफ, दरकशा मैंने आपको दिखाई, वो महिला जो पड़ोस में रहती थी, उसने बहलाया फुसलाया ले गई केरल। और ये पकड़ा दूसरा मोहम्मद कैफ, ये जो आरोपी है, इसने घर से चोरी छिपे एक बाइक पर बैठाकर प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर छोड़ा। फिर दरकशा बानो ने उस बच्ची को रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया। ये पूरा जैसे तो फिल्मों में देखते हैं हम, जो फिल्मों में हो रहा है वो सब हो रहा है साहब। कुछ लोग कहते हैं प्रोपेगेंडा है, फर्जी है, नकली कहानियां हैं। द केरल स्टोरी नकली थी ना, ये देखिए साहब। दरकशा बानो उस पीड़ित लड़की को अपने साथ केरल ले गई। पीड़ित के मुताबिक वहां उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इसके बाद उसे भारत के खिलाफ ही जिहाद का दबाव बनाया जाने लगा, उसे रेडिकलाइज किया गया। इस दौरान पीड़ित लड़की को इतना समझ में आ गया कि वो गलत जगह फंस गई। गनीमत यह रही कि मौका देखकर पीड़ित लड़की वहां से भाग निकली। केरल में एक रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां स्थानीय पुलिस ने उसे देखा। पूछताछ के बाद 28 जून को पीड़ित लड़की ने फोन पर मां से बात उसकी हुई, या पुलिस ने बात कराई, मां से बात कराई। 50 दिन से लापता बेटी का पता चलते ही मां दौड़ी दौड़ी भागी, फूलपुर थाने पहुंची, पुलिस को सारी बात बताई। इसके बाद केरल पुलिस ने कोऑर्डिनेट करके फूलपुर पुलिस पीड़ित लड़की को सही सलामत प्रयागराज वापस ले गई। अब सोचिए, प्रयागराज से बच्ची पहुंच गई केरल। पीड़ित लड़की से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि दरकशा बानो और मोहम्मद कैफ एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं। सोचिए साहब, आपके पड़ोस में कौन रह रहा है आपको नहीं पता। कोई आपके पड़ोस में कोई रह रहा है, आपकी बच्ची से बात कर रहा है, कुछ दिनों बाद आपकी बच्ची गायब मिले केरल में आतंकी संगठन के साथ। ये सब कहने में मनोहर कहानियां कि हो नहीं सकता साहब, जिसके साथ होती है उससे पूछिए। आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, सतर्क रहिए। आपके घर की बच्ची किससे बात कर रही है, सतर्क रहिए। पड़ोस में रहने वाली 19 साल की 15 साल की बच्ची को बरगलाया, ले गई केरल, कर दिया धर्मांतरण, बना दिया आतंकी। मतलब जो गरीब दलित, ये लोग गरीब दलित और नाबालिग बच्चियों को बहला फुसलाकर आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का अपराध करते हैं। सुनिए। हम हेर रहे थे कहाँ गई, और दरस्ता के साथ फूलपुर पैदल आई थी, और उसके बाद वहीं से गायब हो गई। यहाँ से इलाहाबाद एक लड़का ने पहुंचाया इलाहाबाद तक। उसके बाद इन्हें टिकट कटाया दरस्ता ने, उसके बाद ले गई दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली से केरला गई। केरला से हमारे लगे फ़ोन आया था, वो बोली कि अम्मी हमको पकड़ा है, आओ छुड़ा लो। तो आए, हम पुलिस की इतला दिए थे, पुलिस ने छुड़ा के ले आए हमारी लड़की के। इस संबंध में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया है कि केरल में दरकशा बानो द्वारा उसको वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलवाया गया, जिन्होंने उसको पहले पैसों का प्रलोभन दिया, बाद में जबरन धर्म परिवर्तन करवाया और वहां रुककर जिहाद के लिए सिखलाई का दबाव बनाया। यह सब देखकर वह घबरा गई तथा वहां से किसी तरह से बचकर भागी और रेलवे स्टेशन त्रिशूर पर पहुंची, जहां पर स्थानीय पुलिस द्वारा उसको देखा गया और उसके परिजनों को सूचित किया गया। उधर आपको बता दें, नेम प्लेट विवाद की फिर से एंट्री हुई है साहब। कावड़ आज से ठीक 11वें दिन सावन की शुरुआत के साथ ही देश भर में पवित्र कावड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, हो जाएगी। कावड़ यात्रा के लिए हर जगह प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बड़ी खबर, ध्यान से सुनिएगा। कावड़ यात्रा से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से नेम प्लेट पर विवाद हो गया है। सही नाम बताइए, सही पहचान बताइए, पहचान नहीं छुपाना, सही नाम बताना। 2 दिन पहले हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर वो लोग पहुंच गए। ढाबे का नाम पंडित जी वैष्णो ढाबा है। हिंदुत्ववादी संगठनों ने आरोप लगाया कि ढाबे का मालिक, नाम जो है ढाबे का वो है पंडित जी वैष्णो ढाबा। हिंदुवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि साहब ढाबे का मालिक तो मुस्लिम है,
उसने हिंदू नाम से ढाबा खोल रखा है, कावड़िए आएंगे, जो ना सिर्फ गलत है, भ्रामक है, बल्कि कावड़ यात्रा के दौरान सनातन के लोगों के साथ, सनातनियों के साथ धोखा भी है। ढाबे के मैनेजर ने बताया वो तो हिंदू है, ढाबे की मालिक भी हिंदू है, जिसके बाद लोगों ने होटल मालिक से आधार कार्ड की मांग की, क्योंकि मालिक ने बोला मैं हिंदू, मैनेजर ने बोला मैं हिंदू, फिर लोगों ने कहा आधार कार्ड दिखा दो, जिसके नहीं देने पर जब पेमेंट के लिए क्यूआर कोड स्कैन किया गया, जो क्यूआर कोड लगा होता है ना, उसमें मुस्लिम नाम सामने आया। भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने पहुंची, दोनों पक्षों को शांत कराया और मामले को सुलझाने का दावा किया। इस बीच हिंदुवादी संगठनों ने कावड़ रूट पर नेम प्लेट अभियान की भी शुरुआत कर दी है। मेरठ में ऐसी एक भीड़ ने ढाबे पर हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर लगाए और दुकानदारों से ढाबे पर नेम प्लेट लगाने की अपील की है कि साहब आप नाम सही बताएं, पहचान ना छुपाए। समाजवादी पार्टी के सांसद ऋषि वीरा ने आरोप लगाया कि नेम प्लेट से लेकर खान पान पर रोक बराबरी के अधिकार का उल्लंघन है। तो वहीं कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाया, लेकिन इन दोनों रिएक्शन को सुनने से पहले आप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का हैरान करने वाला बयान सुनिए। उनसे सवाल पूछा गया था कि कावड़ रूट पर मीट मांस पर रोक लगाई गई है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वाले भी मीट मांस खाते। एक बार सुनाइए। और खुद खाते हैं बीजेपी वाले, उसका कुछ नहीं बोलोगे तुम? बोलो ये बातें मत करो, बीजेपी वाले खुद खाते हैं, नॉन वेज मीट खाते हैं। और नहीं मानते आप कैमरा लेके जाइए, दुकानों पे कैमरा लगाइए, अगर बीजेपी वाला है उन्हें मीट मत दीजिए। अरे क्या पूछ रहे हो यार, बीजेपी वाले मीट खाते हैं। और मैंने अपनी फ्लाइट में अपने बगल में एक बीजेपी के बड़े नेता को खाते देखा है, नाम नहीं ले सकते। देखिए ये तो खाने वाले की मर्जी है क्या खाए, तो हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल सकती है, हर चीज बिक सकती है, हर आदमी अपना कारोबार कर सकता है। ये तो खाने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो क्या चीज खाए और क्या ना खाए, या क्या खाना चाहता है। ये उसका एक व्यक्तिगत एक अपना विवेक है, अपनी इच्छा है, तो इसलिए तो किसी को प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं। खाना ऐसी चीज है, वो आदमी अपनी इच्छा से खाता है। ये तो पहले से भी चला आ रहा था। जो जिसकी मीट मांस की दुकान थी वो भी लोग, जब कांवड़ यात्रा शुरू थी तो स्वयं से वो लोग अपनी दुकान को बंद कर लेते थे, हटाते थे कि कहीं पर भी हमारी तरफ से कोई उसमें व्यवधान ना हो। वो पहले से चली आ रही चीज़ें, कोई नई बात नहीं है। ये केवल उसका प्रोपगंडा कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां पर पहले ही शरिया वर्सेस संविधान की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब बात इसकी करेंगे। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दाने फेंकने का काम करेगा। ये समाजवादी कहते थे, बन गए परिवारवादी, और ये समाजवाद परिवारवाद से बन गए नवाजवादी। हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। इनकी मानसिकता और भाषा हमेशा समाज में मतभेद पैदा करने वाली, वैमनस्य पैदा करने वाली, नफरत पैदा करनी। इनको भारत की तासीर की समझ नहीं है। शरिया कानून से देश नहीं चलेगा तो नफरतवादी कानून और नागपुरिया कानून से भी देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। सरकार को ये एक्ट वापस लेना ही पड़ेगा। क्यों भारत का संविधान खत्म कर? क्योंकि इसी की वजह से जो समता मिली है, जो बराबरी मिली है, आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को सम्मान मिला है। अब इतना हास्यास्पद है, इतना रोचक है कि संविधान की दुहाई देने वाले नेता संसद द्वारा पारित कानून जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक ने रोक लगाने से इंकार कर दिया या रोक नहीं लगाई, उसे कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान बचाएंगे। संविधान बचाने वाले नेता, संविधान के कथित रक्षक
संसद द्वारा पारित कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं संविधान बचाने के नाम पर। बिहार का चुनाव है, चुनाव आया, फिर से वक्फ याद आया। 4-5 महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कैसे सियासी ध्रुवीकरण की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें पटना के गांधी मैदान की है, जहां कल एक रैली का आयोजन किया। इस रैली का नाम क्या था? वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ। रैली में कई विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। इस रैली का मकसद क्या था? वक्फ संशोधन कानून का विरोध। तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह, पप्पू यादव, सलमान खुर्शीद, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार समेत कई नेता इस रैली में शामिल हुए। वक्फ की बात थी ना साहब, वक्फ की बात थी। तेजस्वी यादव ने इस रैली में वक्फ संशोधन कानून के जरिए बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय के अधिकार छीनने की साजिश का आरोप लगा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया साहब कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। संसद द्वारा पारित कानून सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, लेकिन बचाएंगे संविधान बचाने के नाम पर यह सब हो रहा है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने आरजेडी और समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोल दिया। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया साहब कि इंडी गठबंधन संविधान के खिलाफ है। आरजेडी बिहार में शरिया कानून लाना चाहती है, बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि जो लोग समाजवाद का चोला ओढ़कर वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो बताएं कि क्या जेपी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर का समाजवाद यही था। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं जो ट्रिपल तलाक, तलाक बिद्दत, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी के साथ खड़े हैं। इनका समाजवाद नमाजवाद है, समाजवादी वर्सेस नमाजवादी। सुनिए। ये एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है, और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो गए और नमाज जैसे मुकद्दस अकीदे का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका भी केवल सियासत के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और यह बात हम निराधार नहीं कह रहे हैं। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। कूड़ेदान में फेंक देंगे साहब, कूड़ेदान पर मच गया कोहराम। लेकिन तेजस्वी अपने बयान से पीछे हट नहीं रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर बीजेपी नेताओं पर यह कहकर हमला बोला कि देश की आजादी में बीजेपी का कोई योगदान नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए, क्या बीजेपी का कोई नेता जेल गया? तेजस्वी ने सफाई दी कि गैर संवैधानिक कानून को कूड़े में फेंकना किसी भी तरह से गलत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगा दिया साहब कि तेजस्वी यादव का डीएनए परिवारवादी है। उन्होंने कहा जो कानून संसद से पास हो चुका है उसका विरोध करना लोकतंत्र का विरोध करना है। ये लोग तो अंग्रेज के गुलाम रहे हैं। लोग इमरजेंसी में इनके पिता जेल गए क्या? मेरे पिता इमरजेंसी में जेल गए। ये लोग क्या हम लोगों को बताने का काम करेगा? और किसान कानून जो इन लोगों ने बनाया था, कौन कूड़ेदान में फेंका था? मोदी जी ना फेंके थे। हाँ, वो तो कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। तो जो गैर संवैधानिक है उस बिल को हम क्यों ना फेंकें, उस कानून को हम क्यों ना फेंकें? इनके पिताजी भी समाजवादी नहीं रहे, कभी जयप्रकाश के आंदोलन से निकले थे, समाजवादी से बन गए, भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए और परिवारवादी बन गए। अब ये समाजवादी कहते थे, बन गए परिवारवादी, और ये समाजवाद परिवारवाद से बन गए नवाजवादी। अब नवाजवादी से आगे ये बन जाएंगे फिर रमखुदैया, यही बनना इनका तय। साहब तेजस्वी अखिलेश पर नमाजवादी होने के आरोप क्यों लग रहे हैं, उसके पीछे की एक वजह थोड़ा सा गणित आपको समझा देते हैं। बिहार चुनाव, बिहार का मुस्लिम वोट बैंक साहब, बिहार में मुसलमानों की आबादी करीब 17% है। 17% वोट बिहार 243 विधानसभा सीटों में कई जगहों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खासकर साहब ये सारे इलाके चल रहे हैं, सीमांचल, मिथिलांचल, मगध की लगभग 63 सीटों पर, जहां ये निर्णायक 17% साबित हो सकते हैं। इसलिए वक्फ
उसको हटाने की मांग, ये सारी चीजें चल रही हैं। हालांकि बिहार में मुस्लिम आबादी का वोटिंग पैटर्न बदलता रहा है, वो कभी किसी एक दल के साथ खड़े नहीं रहे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश में जातिगत टकराव को और बढ़ाने वाली है। बिहार तक पहुंचा इटावा का कथावाचक पिटाई वाला कांड, जो चोटी कांड हुआ था। बिहार में भी खबर है, बिहार के मोतिहारी में ब्राह्मणों के कथा कहने पर रोक, बड़ी खबर है। वहां पर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। अच्छा, ये पोस्टर वहां पर लगा दिए गए हैं। बिहार, ये जो इटावा में चोटी कांड हुआ, जिसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था कि क्या कथा पढ़ने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी है, ब्राह्मण वर्सेस यादव बनाने की कोशिश की गई थी। अब बिहार के मोतिहारी में भी कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं। जातिवाद का जहर कैसे फैलाने की कोशिश की जा रही है। बिहार में चुनाव है, यूपी टू बिहार पहुंच गया मामला। कथा करते वक्त पकड़े जाने पर ब्राह्मणों को दंड की चेतावनी, ये बड़ी खबर है। वहां पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। बिहार तक पहुंचा इटावा कथावाचक पिटाई का मामला कि कोई ब्राह्मण अगर कथा करते पकड़ा गया तो उसको दंड दिया जाएगा। उधर कथावाचक कांड में कैश पर क्लेश बढ़ गया है। कैश की भी कैसे एंट्री हो गई है। धीरेन्द्र शास्त्री निशाने पर आ गए अखिलेश यादव के, वो देखिए बात। कथावाचकों की लड़ाई में कैश की एंट्री, जाति की लड़ाई काले धन तक आई। 50 लाख कैश, कथा पर बड़ा कलेश। कथा कांड में अब शास्त्री वर्सेस अखिलेश। यूपी के इटावा में कथावाचकों की जाति से शुरू हुई लड़ाई अब अलग लेवल पर पहुंच गई है और अब इसमें कैश से लेकर अंडर टेबल तक की एंट्री हो गई है और पहले से चल रही सियासत और भी तेज हो गई है। दरअसल ताजा विवाद पहले से ही मामले में दखल दे चुके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नए बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला और आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख लेकर कथा करते हैं, जिसमें अंडर टेबल कैश भी शामिल है। जाहिर है धीरेन्द्र शास्त्री ने भी पलटवार किया और अखिलेश को जाति के नाम पर सियासत नहीं करने की नसीहत दे डाली। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचक ने पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। अखिलेश यादव के बयान पर अब सियासी जंग भी तेज हो गई है। बीजेपी अखिलेश को सनातन विरोधी बता रही है, तो वहीं साधु संतों ने भी अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई अखिलेश पर हिंदुओं को तोड़ने का आरोप लगा रहा है, तो कोई सनातन के खिलाफ साजिश की बात कर रहा है। अब उन्होंने सनातन का एक बार फिर से स्लैंडर करते हुए, सनातन पर हमला करते हुए बोला है साधु संत अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं। क्या किसी और धर्म के धर्मगुरुओं के बारे में ऐसे चीज बोली जा सकती है? और उसके पीछे इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि अखिलेश को मालूम नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, पर अब मजबूरी ये हो गई है कि अगर अपनी दुकान चलानी है, समाजवादी पार्टी की दुकान चलाने के लिए तुष्टीकरण मजबूरी हो गई और इसीलिए सनातन का अपमान के ऊपर अपमान किए जाते हैं। इसलिए बागेश्वर सरकार को उन्होंने टारगेट किया, क्योंकि बागेश्वर सरकार हिंदुत्व पे कार्य करते हैं, सनातन पे कार्य करते हैं। उन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच, सारे भेदभाव को खत्म करके हिंदुओं को एक होने के लिए लगातार प्रयासरत है और प्रयास करते हैं। ये दिक्कत है अखिलेश यादव जी को। आप तो ये बोलिए कि भगवान कृष्ण ने गाय चराई, वो गोविंद की कथा कह रहे, तो आप कथावाचकों में भाई सबका सम्मान कीजिए। आप तो गाय काटने वालों के लिए बोल रहे हैं, आप विधर्मियों के लिए क्यों नहीं बोलते? अखिलेश यादव के डीएनए में ही सनातन का विरोध है। इनके पिताजी भी पूरी राजनीति सनातन के विरोध में करते रहे और वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। दरअसल ये सारा विवाद इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के बाद शुरू हुआ, जहां 21 जून को कथावाचक संत कुमार यादव और मुकुटमणि यादव के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई। घटना के बाद आरोप लगा कि कथावाचकों की पिटाई सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो यादव जाति के थे।
मामला बढ़ता देख पुलिस ने आरोपी यजमानों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं कथावाचकों पर भी आरोप लगा कि उन्होंने जाति छिपाकर कथा करने की कोशिश की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर यह है कि EOL यानी कि एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों को अब ईंधन नहीं मिलेगा। मतलब पेट्रोल और डीजल की जितनी गाड़ियों की जितनी लाइफ होती है 10 साल 15 साल, उनको अब पेट्रोल डीजल दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सख्ती की गई है। गाड़ियों पर बल्कि कैमरों से भी नजर रखी जाएगी कि कहीं उनको इस तरह से डीजल पेट्रोल तो कहीं नहीं मिल रहा है। ANPR कैमरों के जरिए उन पर नजर रखी जाएगी। डीजल की गाड़ियों की जो लाइफ है 10 साल, पेट्रोल की गाड़ियों की जो लाइफ होती है 15 साल, तो 10 साल अगर पूरे हो गए हैं या 15 साल पूरे हो गए हैं तो फिर अब छोड़ दीजिए, क्योंकि ईंधन मिलेगा ही नहीं। दिल्ली में पेट्रोल डीजल उन गाड़ियों को नहीं मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। आज की एक बड़ी खबर है, आपको बता दें, आपने टीवी अखबारों में खबरों में अक्सर ये पढ़ा सुना होगा कि पालतू कुत्तों को लेकर सोसाइटी में विवाद हो गया। ये खबर सुनिएगा बहुत ध्यान से। बात इतनी बढ़ गई साहब कि पुलिस को बुलाना पड़ा। इन्हीं विवादों से बचने के लिए यह खबर आई है गुजरात से। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत में नगर निगम ने कुत्ता पालने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं, जो कुछ लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। जो पेट फ्रेंडली लोग हैं, ये नए नियम पुराने नियमों के मुकाबले ज्यादा सख्त बताए जा रहे हैं। साहब, अगर आप भी सूरत में रहते हैं तो इन नियमों को जरा गौर से समझ लीजिए, जान लीजिए। जो नहीं रहते हैं वो समझ लें, पता होना चाहिए, ताकि आप किसी कानूनी परेशानी से बच जाएं। पहला नियम सुनिए, सूरत में क्या बदल दिया गया है। कुत्ता पालने से पहले आपको अपने 10 पड़ोसियों से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अब लेना होगा। 10 पड़ोसियों से NOC लेनी पड़ेगी। मतलब पड़ोसियों से कुत्ता पूछ के पालना पड़ेगा। दूसरा नियम, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के मैनेजमेंट से भी आपको NOC लेना होगा, पड़ोसियों से, 10 पड़ोसियों से। इसके अलावा तीसरा नियम, आपको अपना आधार नंबर, नगर निगम टैक्स रसीद, रेंट एग्रीमेंट, नोटरी से अंडरटेकिंग, कुत्ते की ताजा फोटो, कुत्ते के टीकाकरण का प्रमाण, मतलब लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आपको सबमिट करने होंगे, जिसके बाद जाकर आप कुत्ता पाल पाएंगे। सूरत नगर निगम ने साफ किया कि अगर कोई पशु प्रेमी इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया, ये सूरत की खबर है सिर्फ, तो उस पर जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सूरत वाला मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। आगे सौ बात की एक बात।